नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि मथुरा से खबर है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर मथुरा में तैयारी शुरू हो गई है। पूरे मथुरा को भव्य लाइटिंग के साथ सजाने संवारने का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन का सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का भी संभावित कार्यक्रम बन रहा है, जिसको लेकर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नगर निगम मथुरा वृंदावन नगर आयुक्त शशांक चौधरी के द्वारा बुधवार रात को शहर के विभिन्न चौराहा रोडों का निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त शशांक चौधरी के द्वारा बताया गया कि आने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर मथुरा में बेहतर से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को देने का प्रयास किया जाएगा और इस बार का जो महोत्सव है वह अद्भुत होगा। शहर को विभिन्न लाइटों के माध्यम से सजाया जा रहा है एवं साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसका प्रयास नगर निगम कर रहा है। आगे नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये देखिए, मथुरा वृंदावन का सबसे बड़ा पर्व पूरे साल का श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है। उसी के तहत और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संभावित दौरा है, उसको भी लेकर के हम लोग पूरे नगर निगम की पूरी टीम अपने पूरे मनोयोग से, अपने पूरी मेहनत से सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कराने में लगी हुई है। इसी के दौरान इसी के कारण मेरे द्वारा सुबह भी निरीक्षण किया गया और अब रात में लाइट का और प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दोनों प्रकार से, जो एक स्ट्रीट लाइट होती है जिससे आम रोशनी के लिए और डेकोरेटिव लाइट जिससे शहर को और सुंदर बनाने के लिए, जन्माष्टमी पे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे और आकर्षक बनाने के लिए दोनों चीज़ों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। पूरी टीम हमारे साथ है और काफ़ी काम हम लोगों का हो भी गया है और आने वाले 2 दिवस में हम लोग अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, जिसके तहत अलग अलग स्थानों पे जो स्ट्रिप लाइटिंग है, सुंदर स्ट्रिप लाइटिंग, फसाड लाइटिंग, पोल कियोस्क और जो हमारे प्लांट्स पे हम लोगों ने लाइटिंग की है, प्लस चौराहों को जो सजाया है, वो सारी चीज़ों का आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। और इसमें जो भी आवश्यक सुझाव हैं और आवश्यक कुछ चेंजेस हैं वो भी पूरी टीम को बताए जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है और रात भर हम लोग लग करके आने वाले 1-2 दिन में अपना पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। और जितने भी लोग जन्माष्टमी में मथुरा आएंगे उन्हें इस बार एक अलग अनुभव होगा, एक अलग सजावट मिलेगी, एक अलग हमारी तरफ से उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। और हम प्रयास करेंगे कि इस बार पिछले बार से और पिछली कितनी भी बार से इस बार जो एक महत्वपूर्ण साल है कृष्ण जन्माष्टमी का, उसको लेकर के हम लोग एक बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ पे मथुरा वृंदावन में कर रहे हैं। अगली खबर मेरठ से है। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक बार फिर दलित हिंदू परिवारों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित हिंदू परिवारों का आरोप है कि उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर धमकी दिया जा रहा है। पीड़ित हिंदू परिवार चाट व टिक्की का ठेला लगाकर जीवन यापन करता है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने ब्रह्मपुरी थाने पर हंगामा किया। हंगामा की सूचना पर सीओ ब्रह्मपुरी पहुंचे। साथ ही पीड़ित का आरोप है कि हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम समुदाय के युवक छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला करते हैं। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। थाने पे घेराव नहीं करा, अपनी बात बताने आए हैं। हमारे गणेशपुरी के जो निवासी हैं, हमारे अपने दलित समाज के लोग हैं, वो रहते हैं। हमारे ये सब लोग खड़े हैं, हमारे पदाधिकारी भी खड़े, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पार्षद जी और आदरणीय अध्यक्ष जी भी, हमारे अभी महानगर अध्यक्ष जैन ऋतुराज जी भी यहीं से गए हैं। वहाँ पर जो लोग रहते हैं दलित समाज के, उनके साथ कुछ शांति दूत आकर दुर्व्यवहार करते हैं, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी छत पर कूद जाते हैं। जब ऐसा पता चला और हमारे आदरणीय सभासद जी के पास सूचना पहुंची, उन्होंने मंडल अध्यक्ष जी से कहा, आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी से भी कहा, तो हम थाने पर इसलिए आए थे कि ऐसे लोगों का पुलिस कानूनन इलाज करे, उनको जेल भेजे। और अब की बार अगर कोई इस तरह का वहाँ पर व्यवहार करेगा, क्योंकि ऐसे व्यवहार से शांति का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन इसका मतलब कानून से खिलवाड़ का किसी को भी वो नहीं दिया जाएगा।
घटना हुई थी, इनके छतों पर कूद गए, इनके साथ मारपीट करी। ये माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में, जिनकी उम्र 80-80, 70-70 साल है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अभी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी एसओ साहब से मिले थे और पुलिस उनके आदरणीय अपने एसपी सिटी साहब से और एसएसपी साहब से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज रात को ऐसे सारे जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। अगर आज के बाद अच्छा एक बात बताओ, पहले इतना बड़ा मामला हुआ, सुनो पहले सबसे पहले जो हुआ कोई पार्षद लगा तुम्हारे साथ, मैं लगा पार्टी के महानगर के बुला दिया और क्या चाहिए बताओ। अगली खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार की लव जिहाद को लेकर सख्ती कर रही है, इसके बावजूद कुछ जिहादी मानसिकता से भरे शरारती तत्व आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला बिजनौर के चांदपुर में देखने को मिला है, जहां एक हिंदू युवती से मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की और एक अश्लील वीडियो युवती के मोबाइल पर भी भेज दिया। वहीं अब परिजनों को इसकी सूचना लगी तो युवती के चचेरे भाई ने मुस्लिम युवक से बात की तो मुस्लिम युवक ने युवती के चचेरे भाई के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, मगर पुलिस ने हिंदू पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की, जिसके चलते अब पीड़ित परिवार घर से पलायन करने को मजबूर हो गया और अपने घर पर मकान बिकाऊ लिखवा दिया। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तब जाकर पुलिस ने परिवार को समझा बुझाकर लिखे गए शब्द मकान बिकाऊ को मिटाया गया और पुलिस अब जिहादी मानसिकता के शरारती युवकों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला ये है कि मेरी लड़की के साथ में जो है एक लड़का है मोहम्मद, उसका नाम है मोहम्मद मुजम्मिल जी। उसने व्हाट्सएप पर जो है छेड़छाड़ की है और गंदी गाली लिख के भेजी है। अच्छा, किसके पास? हमारी लड़की के पास। अच्छा, फिर उसके बाद में जो है लड़की ने अपने भाई से कहा, उसके भाई ने जब मोबाइल पे उसको उल्टा गाली दी तो उसके आधार पर जो फिर उसको जो है उसके लड़के को घर से बुला के ले गए। कौन लोग? उसके यार दोस्त। अच्छा, मुजम्मिल। फिर और हमारे घर से 200 मीटर के दायरे में जो है नाला पड़ता, वहाँ पे जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। लड़के को धोखे से वहाँ बुला लिया गया और वहाँ करीब करीब 800 से 900 आदमी मौजूद थे। अच्छा, फिर लड़के को फिर और वहाँ पे घेरा बना के जो है इस लड़के को इतना मारा कि अगर प्रशासन को फोन न किया जाता तो शायद इस लड़के को जान से खत्म कर देते। थाना चांदपुर के सराय रफी मोहल्ले का मामला है। दिनांक 19/8/24 को एक समुदाय के लड़के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़की के मोबाइल पर अश्लील आपत्तिजनक चैटिंग जो मैसेज प्रेषित किया गया, जिससे आहत होकर के लड़की के भाई के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़के के मोबाइल पर एक आपत्तिजनक ऑडियो प्रेषित की गई जो वायरल हो गई, जिसके आधार पर थाना चांदपुर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्रवाई की गई। दूसरे पक्ष की लड़की जिस पर अश्लील मैसेज जिसके मोबाइल पर प्रेषित किया गया था, उसकी तहरीर पर भी थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इससे आहत होकर एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखा दिया गया था, जिसे समझा बुझा करके इसे हटवा दिया गया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई प्रचलित। अगली खबर यूपी के बस्ती से है, जहां आपको बता दें कि सदर तहसील के कलवारी रामपुर तटबंध के किनारे बसे मईपुर बदलापुरवा महुआ पार कला के मदरहवा गांव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। घाघरा नदी कटान करते हुए गांव के दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। कटान करते हुए हर घर बड़े बड़े पेड़ों को ताश के पत्ते की तरह बहा ले जा रही है। गांव वालों का आरोप है कि जिला प्रशासन और बाढ़ खंड कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इससे गांव वालों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। गांव वालों ने राम जानकी मार्ग को जाम कर कटान से बचाने की प्रशासन से गुहार लगाई। बाढ़ की वजह से जहां हजारों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो गई। डीएम रविश गुप्ता ने बताया कि नदी का जलस्तर घटने और बढ़ने की वजह से इस समय कटान तेज हो गई है। वहीं बाढ़ खंड को निर्देश दिया गया है कि लोगों को राहत देने के लिए तत्कालिक रूप से जो छोटे काम किए जा सकते हैं उसको करें ताकि कटान को रोका जा सके। सर समस्या है कि हम लोग का देखो नदी कटान चालू हो गया है और जो पहले जो मतलब वो ज़मीन था सब मतलब फसल सब नदी में विलीन हो गया है और ये दो घर कट भी चुके हैं और इस समय नेकपाल और तहसीलदार डीएम साहब जो भी आते हैं सब मतलब वो स्कूल में उन लोगों का व्यवस्था करते हैं। तो स्कूल में हम लोग का व्यवस्था कब तक होगा सर? हम लोग का यही गुजारिश है कि बंदे के उस पार जो ज़मीन है हम लोग का बैराड़ी अतमाल या महुआ पार कला का जो भी ज़मीन है वो हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए। जो अवैध तरीके से दूसरे लोग ने कब्जा किया है
हम लोग का हमारा हक हमको चाहिए। नहीं कब तक हम लोग स्कूल में व्यवस्था करेंगे या अदर जगह ही जाएंगे। हम लोग का तो फसल नुकसान हो चुका है, लेकिन जो हम लोग का निवास है वो तो हम लोग को संपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। जैसे प्रशासन आता है तो जैसे जिनका घर बह गया है या जिनका बहने वाला, उनको जो है प्राइमरी में विद्यालय में शिफ्ट किया जाए। प्राइमरी में करते हैं, प्राइमरी में कब तक? अभी तो प्राइमरी मान सकते हैं कि अभी 4-6 दिन स्कूल बंद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी पढ़ने के लिए तो वो रहेगा। मतलब कोई अस्थाई जो है अस्थाई नहीं है। बस वो लोग ये मतलब वीडियो बना के चल जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं कि बस ये कहते हैं कि मैं करूँगा। हम लोग का ज़मीन जो उस पार, हम लोग का यही मांग है कि हम उनको ज़मीन दिया जाए। की दक्षिणी सीमा पर सरयू नदी के द्वारा वर्तमान में उसका जलस्तर घट और बढ़ रहा है, जिसके कारण कटान की एक समस्या आ रही है। रिसेंटली आबादी के क्षेत्र में भी, मईपुर क्षेत्र में ये नदी जा रही थी, जिसके कारण कटान की घटना हो रही थी। इस विषय में जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल बाढ़ शरणालय में राजस्व प्रशासन द्वारा भेजा गया है एवं उन्हें राहत की राशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। एवं जो लोग प्रभावित हुए हैं एवं आगे प्रभावित होंगे उनके विषय में आवासीय पट्टे का आवंटन भी तहसील द्वारा किया जा चुका है। एक बिंदु बार बार जो उठ रहा है वो बाढ़ खंड द्वारा जो कार्रवाई की जाने का लोग अनुरोध कर रहे हैं। इस विषय में बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया है कि चलती बाढ़ में उनके द्वारा तकनीकी रूप से बहुत व्यापक कार्य नहीं किया जा सकता है। वो कार्य जो है वो सूखे पीरियड में ही होते हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा इस क्षेत्र में चैनल डीपनिंग, ड्रेजिंग वगैरह करवाई गई थी, परंतु उसके बाद भी इस तरह का कटान हो रहा है। तो तात्कालिक रूप से उनसे कहा गया है कि जो भी छोटे स्तर के इंतज़ाम हो सकते हैं जिनसे तात्कालिक सहायता मिले उसे वे करें। तो उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को लगाया है कि वहाँ पर किसी प्रकार से कटान रोका जा सके, पर मुख्य रूप से इसमें रिहेबिलिटेशन की ही कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पूरे तहसील को मुस्तैद कर दिया गया है कि आगे भी जहाँ जहाँ कटान होती जाएगी उनको जो भी रिलीफ देनी है वो तत्काल दे दी जाए। यहाँ ग्रामीणों से बात हुआ कि सारे अधिकारी वहाँ रहेंगे, जितने अधिकारी हैं, चाहे बाढ़खंड हो, चाहे SDM हो साहब हो, तहसीलदार साहब हो, बाढ़खंड के जो अधिकारी हैं सब लगे हैं। और जो स्तर पर रात देखिए जनरेटर मंगाया जा रहा है, दिन में काम हो रहा है, रात भी काम होगा कि रात के लिए जनरेटर जो भी व्यवस्था होगा सारे लगेंगे। हम अधिकारी लोग के धन्यवाद देना चाहते हैं कि एकदम पूरी तरीके से जो धरना हुआ अधिकारी लोग ने विरोध किया, हमने विरोध किया, गांव वालों को विश्वास दिलाया गया कि अब आपके बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपके दुख है तो हम लोग के भी दुख है। अब बात करेंगे यूपी के शामली जनपद की, जहां शिक्षा विभाग और निजी संस्थान की मनमानी के चलते एक छात्र का पिता अब अस्पताल में भर्ती है, जहां बच्चे की मां द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय को शिकायत करने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने छात्र की टीसी नहीं दी और वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते परिवार और मासूम बच्चा तनाव से गुजर रहा था। चर्चा है कि अत्यधिक तनाव के चलते बच्चे के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें मेरठ अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं पीड़ित परिजनों ने एक वीडियो जारी कर शिक्षा विभाग के ABSA थाना भवन और दिव्या पब्लिक स्कूल पर आरोप लगाए, जबकि मामले में अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दोबारा 3 लोगों की टीम बनाकर जांच करने की बात कही है। वहीं सनातन हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिवार को न्याय न मिलने की सूरत में धरना प्रदर्शन, अनशन और पुतला दहन की बात कही है। एक अवनीश गौड़ है, उसका पुत्र है आरव गौड़, जो कक्षा 5वीं का छात्र है। तो DPS स्कूल में उसकी 2 महीने की फीस नहीं गई थी, इसलिए उसको बाहर बैठा दिया गया, उसका टेस्ट नहीं लिया गया। तो और बच्चे भी निकाले थे, लेकिन सबका टेस्ट लिया, उस बच्चे का नहीं लिया गया। उसने जाके कहा भी मैं जल्दी दे दूंगा आपको 2 महीने की फीस, मेरे को फ़िलहाल नहीं भरनी, मेरी बच्ची भी पहले यहीं पढ़ी है, आपको मेरे सारे बायोडाटा का पता है। लेकिन उसकी कुछ न सुनी और जो है उसके बच्चे का टेस्ट नहीं लिया गया। यह बात BSA तक भी गई और ABSA तक भी, मतलब जो है वहाँ तक भी गई। तो उनसे जो है थोड़ी सी मीडिया में चली गई। तो इस बात से जो है स्कूल प्रबंधन बहुत प्रेशर में आ गया और उसको जो है बच्चे को ना TC दे रहे और ना उसका पेपर करवाया। तो वह अवनीश जो गौड़ है वो डिप्रेशन में काफ़ी आया, उन्होंने 4 तरफ को भाग दौड़ करी बेचारे ने, DM साहब के भी दे के आया एप्लीकेशन, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हालत ये है कि आज वो उसको जो है कल भर्ती हुआ आनंद हॉस्पिटल में,
उसे हृदयघात का जो है मतलब हार्ट अटैक आया और वो भर्ती है आनंद हॉस्पिटल मेरठ में। देखिए अभी ना तो कोई आरोप ऐसा सिद्ध हुआ है किसी के ऊपर। आज मैंने पर्सनली स्कूल वाले को, अभिभावक तो नहीं आ सकते लेकिन उन्हें भी आगे के लिए मैंने अपने कार्यालय में बुलाया है और जो नई जांच टीम है वो उसके साथ मिलकर जांच करेंगे। अच्छा मैम, उन्होंने जिला अधिकारी को लगभग 1 महीने से पहले एप्लीकेशन दी थी बच्चे की टीसी कटवाने को लेकर और दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने को लेकर, तो उस पर क्या कहना आपका? जब जांच हुई उसमें ऐसा पाया गया था जांच में कि स्कूल उस बच्चे से संपर्क किया स्कूल ने कि आप हमारे स्कूल में कंटिन्यू करिए, फीस देने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है, तब तक आप फीस नहीं दे सकते। वो पत्राचार भी स्कूल द्वारा किया गया है। तो एक बार इसकी तथ्यता मैं एक बार देखना चाहती हूँ तथ्य में क्या भी है। आज स्कूल वाले को इसीलिए मैंने बुलाया है। अटैक आया है और मैं मेरठ आनंद हॉस्पिटल में भर्ती है। कल उनका ऑपरेशन है। अगर भगवान ना करे कल को कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी BSA शामली बैंड DPS स्कूल होगा, जिसके द्वारा मेरे बच्चे व मेरे परिवार का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अब बात करेंगे यूपी के बस्ती की। आपको बता दें कि बस्ती में जालसाजी का मामला सामने आया है, जहां निजी कंपनी को चूना लगाने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस जालसाज ने असली की जगह नकली सोना गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का लोन ले दिया। इसके कारनामे का खुलासा तब हुआ जब ऑडिट टीम बैंक की शाखा पर आई और जैसे ही उसने पाया कि बैंक में जो सोना पड़ा है वह नकली है, तो बैंक में हड़कंप मच गया और कंपनी के हाथ पांव फूल गए। फ्रॉड होने के बाद इसकी शिकायत बैंक के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। तो वहीं अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले के आगे की कार्रवाई जारी है। थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर गत दिनांक 11 मई 2024 को IPC की धारा 409, 420 और 120B के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें आरोप था कि मुथूट फाइनेंस कंपनी में नकली सोना रखकर शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक के गबन किया गया था। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी। साक्ष्यों के आधार पर आज मुख्य आरोपी जयशंकर पांडे निवासी अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उन तथ्यों के आधार पर अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार में मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक महिला सहित 11 गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नवागढ़ी के एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी के साथ अवैध हथियार लेकर हसनपुर की तरफ जा रहा था, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मुंगेर के नेतृत्व में छापेमारी दल द्वारा कार्रवाई की गई और तलाशी के दौरान उसके बैग से 9 पीस देसी पिस्टल और 9 अतिरिक्त मैगजीन एवं एक मोबाइल फोन बरामद किए गए। साथ ही दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। मुंगेर पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें जिला की टीम, DIO की टीम, मुफस्सिल थाना की टीम, नया रामनगर थाना की टीम और बरियारपुर थाना की टीम शामिल थी। इसमें हम लोगों को सूचना मिल रही थी कुछ लोग अवैध हथियार की खरीद बिक्री के लिए इसकी तस्करी कर रहे हैं। तो सीताकुंड के पास जो है वाहन चेकिंग किया गया कल, और वाहन चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद मंडल है और उसकी पत्नी प्रीति कुमारी, जो कि मोटरसाइकिल पे थी, वो पुलिस को देख करके जब आ रहे थे वो भागने का प्रयास किया। जब उनकी विधिवत तलाशी ली गई तो उनके पास से बैग में से 9 हथियार बरामद हुए, जो कि अवैध हथियार हैं। 9 अन्य मैगजीन बरामद हुई और मोटरसाइकिल जो थी वो भी चोरी की बरामद हुई उसके पास से। उसका जब हम लोगों ने पूछताछ किया वहीं पे और डिटेल्स हम लोगों को मिली, तो मालूम पड़ा कि एक काजी चक का व्यक्ति है पीयूष, जिसका नाम है, और उसके पिता जो कि इसका काम कराते हैं, हथियार बनाने का काम कराते हैं और हथियार भी बिकवाते हैं। तो उसके घर पे वहाँ पे रेड हुआ उसी टीम के द्वारा, और उसके घर से भी हम लोगों को अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए और अन्य सामान जो कि हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वो बरामद हुआ। इसके अलावा भी हम लोगों ने फिर वहाँ पे और पूछताछ किया तो मालूम पड़ा कि ऋषिकुंड पहाड़ी पर अवैध मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और वहीं ये सब हथियार मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो टीम उसके बाद वहाँ भी रेड किया ऋषिकुंड पहाड़ी पर, और वहाँ से हम लोगों को 6 बेस मशीन बरामद हुआ है, एक पूरा फिनिश्ड हथियार बरामद हुआ है और कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं, एवं अन्य सामान जो कि इस्तेमाल किया जाता है हथियार बनाने में वो सब मिला है।
अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को 11 लोगों की अरेस्टिंग हम लोगों ने की है। इसमें कई अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और इसके अलावा जो इन सब का मास्टरमाइंड है, जो ये काम कराता है, एक मोहम्मद तनवीर है और एक जुल्फ़िकार, ये दोनों वर्धा के रहने वाले हैं। इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के उससे ये काम हो रहा था और ये भी हम लोगों ने नामजद किया। हालांकि अभी तक इनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, जल्दी इनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और इसमें जो भी हम लोगों की टीम ने अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अगली खबर बिहार से ही आपको बता दें कि बिहार के शिवहर में कोलकाता की मृतका डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए एक एकजुटता रैली निकाली गई। साथ ही मृतका को श्रद्धांजलि देते हुए नारे भी लगाए गए। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में शिवहर में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एक एकजुटता रैली निकाली, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या के शिकार हुई युवा डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए एक एकजुटता रैली निकाली गई। अब खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हो रहे महिलाओं पर दुष्कर्म जैसी घटनाओं के विरोध में विशाल रैली निकाली गई और साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की क्रूरतापूर्वक बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर संगठन ने संबंधित न्यायिक जांच करने एवं दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में ये ज्ञापन दिया जाएगा और इस माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन लोगों को हमारा ज्ञापन। यदि सर ज्ञापन का संज्ञान नहीं लिया गया ज्ञापन देने के बाद, तो अगला कदम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या होगा? अगला कदम हमारा पूरे भारत में जिला स्तर पर उन्हें पहले अनुमति लेंगे उनसे कि हम सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन में हम लोग इकट्ठे होंगे। जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, उसके माता पिता ये नहीं कह देंगे कि उनको फांसी की सजा मिल गई, जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी निर्मम हत्या की गई है। उसके विरोध में आज हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील स्तर पर ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंप रहा है, ताकि उनको फांसी की सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। भविष्य में किसी भी माता बहन के साथ ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन पत्र सौंपा है। हम चाहते हैं, हम शासन प्रशासन से, महामहिम जी से इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और सख्त कार्यवाही होगी। ये जो कलकत्ता की घटना हुई है, उसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन जो है टू प्रॉपर चैनल हम आगे भिजवाएंगे। अगली खबर एमपी से ही है। आपको बता दें कि ग्वालियर में 16 वर्षों के बाद फिर से ग्वालियर एवं चंबल संभाग में मध्य प्रदेश के सीएम की पहल पर 28 अगस्त को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कनाडा, नीदरलैंड, मैक्सिको, घाना, जाम्बिया सहित 5 देशों के ट्रेड कमिश्नर भाग लेंगे। इस आयोजन की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सहित MPIDC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने जा रहा है और 2008 के बाद में एक बड़ा कॉन्क्लेव है जो इस क्षेत्र में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बड़े 1-to-1 जो विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश की पॉलिसी से अवगत कराना हो, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ इन्वाइट करना हो। ऑलमोस्ट 1100 डेलीगेट्स को हम लोगों ने इनवाइट्स भेजे हैं और धीरे धीरे उनके कॉन्फर्मेशन हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत अग्रणी स्टेज में है और निश्चित रूप से एक अच्छा आयोजन उस दिन होने जा रहा है। ऑल अक्रॉस इंडिया से हैं और इंडिया के बाहर भी 10 देशों को हम लोगों ने इन्विटेशन भेजा है। जैसी कन्फर्मेशन सब लोगों का आएगा। 28 तारीख को जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित होने जा रहा है, इसमें बहुत सारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने इनवाइट किया है, जिसमें अडानी समूह के साथ ही JK टायर्स हैं, गोदरेज है और सूर्या, टेवा, गोदरेज मॉन्डलीज हैं जो कैडबरीज के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नाम हैं जिसको हम लोग आपके साथ अभी शेयर करेंगे। जैसे जैसे कंफर्मेशन होता जाएगा हम आपको उसकी जानकारी देते रहें।
अब बात करेंगे ओडिशा की। आपको बता दें कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला कुत्रा थाना क्षेत्र में मानव तस्करी मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि नौकरी के नाम में झांसा देकर नाबालिग लड़कियों की तस्करी होती थी, जिसमें अभी तक महिला समेत 6 लोगों को कोर्ट चालान कर दिया गया है। जहां बहुत दिनों से चल रहा मानव तस्करी का मामला प्रकाश में आने पर पुलिस हरकत में आई और एक बड़ी गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली। तो वहीं पुलिस जांच में राजस्थान के 12 जिला के 2 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी के गिरोह के जाल से पकड़ा है, जहां सीडीओपी एवं थाना प्रभारी की टीम ने कार्रवाई की है। कुछ महीने पहले राजस्थान कुतरा में एक केस रजिस्ट्रेशन हुआ था किडनैपिंग का। उसको इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें पता चला कि एक सिस्टम है पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसमें लड़कियों को उड़ीसा से लेकर एजेंट लोग उनको ठग कर कि बाहर उनको मतलब अच्छा नौकरी करा देंगे, 20-22 हज़ार का 15 से 20 हज़ार का नौकरी करा देंगे बोल के जबरदस्ती उनको लेके जबरदस्ती शादी करा रहे हैं राजस्थान में। तो इस मामले में हमने 6 एजेंट को पकड़ा हुआ है, 2 राजस्थान के हैं और 4 हमारे उड़ीसा के हैं, और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने इसमें रेस्क्यू किया हुआ है। ये कितने पैसे में बेचते हैं लड़कियों को? लगभग 2.5 लाख 2,40,000, हमारे एक केस में 2,40,000 में बेचे हैं। ऐसे उसी रेंज में 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख के। ये लड़कियां बालिग होती हैं ना नाबालिग होती हैं? दोनों बालिग भी होते हैं, नाबालिग भी होती है। हमने 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया हुआ है। उनका आधार कार्ड, फेक आधार कार्ड ये लोग बना रहे हैं, जिसमें उनको बालिग बनाया जा रहा है नाबालिग लड़कियों को। ये केस सर राजस्थान में भी दर्ज हुआ होगा? राजस्थान में मतलब वो तो वेरीफाई करना पड़ेगा राजस्थान में कितना केस हुआ होगा, लेकिन हमने राजस्थान से रेस्क्यू किया हुआ है और उनके एजेंट्स को भी अरेस्ट किया हुआ है। कौन कौन सा एरिया में सप्लाई करते थे सर इन लोग? ये मेनली हमारे केस में मेनली राजस्थान एरिया में सप्लाई करते हैं। जो हमने 12 डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जयपुर के आसपास भी ये लोग सप्लाई करते हैं। तो राजस्थान में काफी जगह पे सप्लाई करते हैं। ये आरोपी को आप कहाँ से गिरफ्तार किए? 2 लोगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया हुआ है और बाकी लोगों को उड़ीसा से। किस जगह में? उड़ीसा के? उड़ीसा में मतलब कुछ लोग एरिया को हमने राउरकेला एरिया से और कुछ एक राजस्थान राजगांगपुर एरिया से। और भी कोई है इसमें सर शामिल? बाकी भी जो ये तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के जो मेन लोग थे उनको हमने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी भी कुछ लोग हैं जिसको हम अरेस्ट करेंगे। जो लुभावना देकर फंसाते हैं वो कुछ वार्ता देंगे जो इस तरह लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बहुत ही वल्नरेबल है, कौन मतलब किसका परिवार नहीं है, किसको बहुत ही पैसे की जरूरत है। उस टाइप की लड़कियों को, स्पेशली कौन माइनर है जिसको मतलब सूझ बूझ ठीक से नहीं पता है, उसके लिए पहले ड्रेस खरीद देंगे, उसको अच्छा खाना खिलाएंगे, उसको अपनी बहन जैसा ट्रीट करेंगे, उसको फिर बोलेंगे कि नहीं तेरा तो कोई नहीं है, हम लोग ही तेरे लिए, चलो मैंने भी पहले बहुत सारे लड़कियों को ऐसे जॉब दिलवाया है, तू पूछ ले और तेरा भी करा दूंगा, ऐसा बोल के उनको मतलब ठग के ले जाते हैं और फिर वहाँ पे जोर जबरदस्ती मार पीट के उनको मतलब रस्सी से बांध के उनको जबरदस्ती शादी करवाते हैं। सर राजस्थान के किस जिला से इन लोगों को बरामद किए थे? 12 जिले से। वहाँ पे भी उनको मतलब घर में बंद करके रखा जाता है। ये लोग ही बोलते हैं कि पहले 1 साल तक उन्हें बंद करके रखिए, घर से बाहर ना निकाले, जब भी घर से बाहर जाए तो ताला मार के जाइए। तो वहाँ पे भी उनको टॉर्चर होना पड़ता है, उनको भी मारते थे, उनको भी ताला मार के रखा जाता था। इस केस में अभी तक कितने आदमी चालान कर चुके हैं? अभी तक हमने 2 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है, आज 4 लोग फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के सदलगा शहर में एक घर में सिलेंडर फटने से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूरी करने आए महाराष्ट्र के बीड के मूल निवासी सूर्यकांत सेलके की मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज चिक्कोड़ी तहसील अस्पताल में किया जा रहा है। दरअसल घटना सदलगा थाना क्षेत्र की है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।